अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं रमीज़ रेज़ा और आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। वो भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे हिंदुस्तान में बहुमत के साथ सरकार चला रही है और अधिक राज्यों में भी उन्हीं की सरकार है। और राजनीति की सियासी ज़मीन की जो उनकी एक बहुत बड़ी ज़मीन है आज, अब उसी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर हम नज़र डालेंगे, वो कब बनी। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए जनसंघ से हमें आना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ की स्थापना का मकसद था कि बढ़ते हुए कांग्रेस के वर्चस्व को कम करना। जनसंघ को राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सहारा प्राप्त था, उनका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा। जनसंघ कांग्रेस पर मुस्लिम दृष्टिकोण का आरोप हमेशा से लगाती रही और उसका विरोध किया। 1953 में ज़ोरदार विरोध किया, जिसमें कांग्रेस पर जनसंघ ने दो गंभीर आरोप लगाए, एक मुस्लिम दृष्टिकोण का और दूसरा मामला था जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे की समाप्ति पर भी का मुद्दा उठाया था। श्यामा मुखर्जी एक देश एक निशान एक विधान का नारा दिया, जो नारा काफ़ी प्रसिद्ध भी रहा। इनके मौत के बाद दीनदयाल उपाध्याय के हाथों में जनसंघ की कमान आ गई। दीनदयाल उपाध्याय के हाथों में जनसंघ की कमान आते ही जनसंघ और भी मजबूत होती गई। राजनीतिक रूप से सक्रिय के बाद भी जनसंघ चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाता। 1967 तक दीनदयाल महासचिव बने रहे, तब जाकर जनसंघ के दो ऐसे युवा नेता मिले जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुई। वो थे एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी। 1968 में वाजपेयी जी जनसंघ के अध्यक्ष बने और 3 मांगों को लेकर वो आगे बढ़े। पहला था पूरे देश में नागरिक संहिता लागू करना, दूसरा गौ हत्या पर रोक लगना, प्रतिबंध लगना, तीसरा जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे की समाप्ति। इन तीनों मांगों को लेकर जब अटल जी जनसंघ के अध्यक्ष बने तो वो आगे बढ़े और एक काफ़ी मजबूती से अपनी बातों को रखा। 1975 में आपातकाल लगा था। उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगवाया था। आपातकाल भी भारतीय इतिहास के लिए काला धब्बा है और कांग्रेस के लिए इसे एक बदनुमा दाग भी कहा जा सकता है। बहरहाल इस पर कभी बात करें कि 1977 में आपातकाल को ख़त्म किया गया और यही आपातकाल था जब जनसंघ को फलने और फूलने का मौका मिला। आगे चलकर जनसंघ भारतीय जनता पार्टी से इनका विलय हो जाता है और जनता पार्टी से विलय होने का मकसद सिर्फ यही होता है कि इंदिरा गांधी को किसी भी तरह से पराजय करना। आखिरकार इस मकसद में जनता पार्टी कामयाब भी होती है और मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं और अटल जी देश के विदेश मंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है और 1989 में सरकार गिर जाती है। 6 अप्रैल 1980 को भाजपा को एक पार्टी बनाया जाता है। जी हाँ, 6 अप्रैल 1980 को भाजपा भारतीय जनता पार्टी को इसी दिन बनाया गया था, इसका आगाज़ किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके अध्यक्ष बने। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई और इसी की पृष्ठभूमि में चुनाव हुए। लगभग सहानुभूति के मयार में पूरा देश बहा और विपक्ष एक तरह से समाप्त हो गया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली थी। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बने। अयोध्या राम मंदिर को लेकर उन्होंने जन आंदोलन किया था और तभी से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई। 1989 में भाजपा पहली बार जीत का स्वाद चखा और उन्हें 86 सीटें मिली। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का काम किया। 1996 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तब भारतीय जनता पार्टी ने 161 सीट जीता था, लेकिन 13 दिन में सरकार भी गिर गई। 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में सुधार लाया और
182 सीट जीता। इस बार भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 13 माह के बाद फिर सरकार गिर गई। आखिरकार 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर से भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री बने और 1999 पहला था जब भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल सरकार को चलाने में कामयाब हुई। 2004 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका में रहना पड़ा, लेकिन 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा मानकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसी वक्त से मोदी लहर देश में, या यूँ कहें कि मोदी युग की शुरुआत हुई और 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार फुल बहुमत 282 सीट लेकर सरकार बनाने में कामयाब हुई। 2019 में हुए आम सभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 303 सीट लाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और अब तक भारतीय जनता पार्टी के जीत का जो सिलसिला चालू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके पास कभी 2 सीटें हुआ करती थी और इन्होंने अपने आप को खड़ा करने में काफ़ी मेहनत भी किया है, एक लंबा समय का इंतज़ार भी किया है। वक्त बदलता है, हालातें बदलते हैं। कभी एक दौर ऐसा भी आया था जब विपक्ष के पास एक भी सीट नहीं थी तो कांग्रेस को 2 सीटें विपक्ष को अपने देना पड़ा था, तब जाकर सरकार चली थी, विपक्ष बना था। अभी मोदी युग में भाजपा अपनी वर्चस्व में है और उनके वर्चस्व को अभी कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन इतिहास को हम जब खंगालते हैं तो हम ये जानते हैं, ये हम पाते हैं कि हर युग की समाप्ति होती है और हर युग का अंत भी होता है। वो भाजपा जो आज देश के अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार है और देश में भी उनकी एक मजबूत सरकार है, लेकिन ये यूं ही नहीं हो गई। इनके पीछे इन्होंने भी कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या की थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन किया, तब से भारतीय जनता पार्टी की लहर और भी बन पड़ी और आज तक जो बना वो कभी कम होने का नाम नहीं लिया। आने वाले वक्त में क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इस वर्चस्व को बनाए रख पाएगी? जो इनकी जीत की लहर है, इसे कब तक ये बरकरार रख पाता है तो वक्त ही बताएगा। तो आज हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में। अगले दिन फिर मिलेंगे हम एक नए मुद्दे के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। मैं रमीज रेजा, मिशन सक्सेस बिहार। धन्यवाद।